हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिस्पायरेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन, जो हमारे लैब टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, मतलब जो भी आपके पैरामेडिकल एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं रिस्पायरेशन से, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन अभी तक किए नहीं होंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने रिस्पायरेशन वाला चैप्टर किया, उसको आप लोगों ने जब उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपने किए होंगे, तो आप लोगों के जो कमेंट और रिस्पांस रहा बहुत अच्छा रहा। उससे एक आप लोगों की जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे क्लियर हुए, ठीक है। तो ऐसे ही इस वाले वीडियो में हम लोग, इस वाले लेक्चर्स में हम लोग रिस्पायरेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल और आप सभी का स्वागत करता हूं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पर कह रहा है कि हाउ मच CO2 इज डिलीवर्ड, कितनी CO2 जो है डिलीवर की जाती है टू द एल्वोलाई। किसको? एल्वोलाई को कितनी CO2 डिलीवर की जाती है, ठीक है, बाई द एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बोल रहे हैं 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी ऑक्सीजन को डिलीवर करता है एल्वोलाई को, ठीक है। आप जानते हैं कि ये हमारे लंग्स जो होते हैं, ठीक, जो हमारे लंग्स होते हैं, यहां पर क्या होता है, एयर का एक्सचेंज होता है, ठीक। यहां पर O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। और आप ये बात समझते हैं कि जो टिश्यू में यहां पर ऑक्सीजन की खपत होती है, ठीक, और क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस होती है। और यही CO2 क्या है, किसके पास? लंग्स के पास भेजी जाती है, ठीक। किसके पास? लंग्स के पास भेजी जाती है। और यहीं पर क्या होता है, O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो ये कह रहे हैं कि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने ml जो है CO2 को, एल्वोलाई को डिलीवर करता है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी की ही लाइन है, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 4 ml CO2। कितना? 4 ml CO2 डिलीवर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एज इट इज एनसीईआरटी में दी गई है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रीवियस एग्जाम में, ठीक। इसका मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिएगा, ऐसा होता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कौन जो है बाइंड करता है? हीमोग्लोबिन बाइंड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, उसको। अब आप हमें बताइए कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है, ये CO2 है किन किन के साथ बाइंड होकर कैसे कैसे जो है सेल्स से भेजी जाती है, ठीक है। तो यहां पर इसके 3 स्टेप हैं। कौन कौन से? 3 तरीके से, यहीं पर लिख देते हैं। 3 तरीके से क्या होती है, CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक। एक तो होती है हमारी कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। दूसरी होती है हमारी बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में। और तीसरी होती है डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक, प्लाज्मा में घुलकर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। सबसे ज्यादा अगर आप बात करेंगे, ठीक है, कि मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन, तो 70% होता है बाइकार्बोनेट के रूप में, प्लाज्मा 7%, और कितना हो गया, 77, और 23 बचता है ये, ठीक, 30%। 30% कार्बा इम्यूनो हीमोग्लोबिन के रूप में क्या होती है, हमारी CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक। समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की लाइन आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि मेरे भाई आप देखोगे कि जब आप सिलेबस उठा के देखोगे पैरामेडिकल का, मतलब लैब टेक्नीशियन का, तो उसमें फर्स्ट ईयर का पेपर आप देखेंगे जिसमें एनसीईआरटी आपकी आती है, जिसमें आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, सारा ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूछा जाता है 12th लेवल का। और यही यहां पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। किसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है? द एयर पैसेज इन ह्यूमन एज, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा रहा है एयर पैसेज का, मतलब जो हम सांस ले रहे हैं एनवायरमेंट से, ये हमारी यहां नोज से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होकर लंग्स यानी एल्वोलाई तक पहुंचती है, उसका सही पाथवे बताना है। यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, नोज दिया गया है, लैरिंग्स दिया गया है, फेरिंग्स दिया गया है, ब्रोंक्यूल्स दिया गया है, एल्वोलाई दिया गया है, ठीक है। देखो, एक डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से ये समझते हैं, बस ये डायग्राम है पाथवे किसका,
ये पाथवे मेरे भाई जो मैंने बनाया है, ये पाथवे है एयर पैसेज का। अब सुनो, ये जो है आपके ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं, यानी बाह्य नासा क्षेत्र जिनको बोल रहे हैं, नाक। उसके बाद में आप देखोगे ये नेजल पैसेज है, नाक का रास्ता। फिर ये वाला, ये जो है नेजल पैसेज, नाक का रास्ता। फिर यहां पर आपका आता है फेरिंग्स। क्या आता है? फेरिंग्स आता है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद में, उसके बाद में लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स के बाद में आप देखेंगे, लैरिंग्स के बाद में मेरे भाई ट्रैकिया आ जाता है, ठीक। ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकाई, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और सबसे लास्ट में आप देखेंगे ये क्या होते हैं? एल्वोलाई। क्या होते हैं? एल्वोलाई होते हैं। ये रास्ता होता है, ठीक है। क्या होते हैं? एल्वोलाई होते हैं, ये रास्ता होता है। अब दूसरा ऑप्शन देखिएगा, पहले लिखा हुआ है नोज फेरिंग्स, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है लैरिंग्स, फिर उसके बाद लिखा है ब्रोंक्यूल्स, और फिर लिखा है ब्रोंकाई। ये गलत हो गया, पहले ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स होती हैं। नोज फेरिंग्स लिखा है, फिर लैरिंग्स लिखा है, फिर ब्रोंक्यूल्स लिखा है, फिर ट्रैकिया लिखा है। ये भी गलत हो गया मेरे भाई, ट्रैकिया यहां पर आना चाहिए। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, बाह्य नासा क्षेत्र, उसके बाद नेजल पैसेज जो नाक का रास्ता है, फिर उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रिल्स जो अंतः जो है नासा छिद्र होते हैं उनकी बात कर रहा है, फिर फेरिंग्स आता है अपना। उसके बाद मेरे भाई लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई फिर डिवाइड होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स के बाद में ऐसे अंगूर जैसी संरचना होती है, इनको क्या बोलते हैं? एल्वोलाई। तो मेरे भाई क्या हो गया? डी ऑप्शन राइट हो गया। अगर आप ये देखना चाहते हैं, ये एकदम फील करना चाहते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर कैसी संरचना होती है, आप क्या कीजिए, एक अंगूर का गुच्छा लीजिए, उस पर बाहर से आप गुब्बारा लगा दीजिए, ठीक, और उसको फुला दीजिए। सेम जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा वो आपका जो है भाई मेरे लंग्स होंगे। और गुब्बारा को फोड़िएगा तो आपको अंगूर निकलेगा गुच्छा, और जो डंडी आपको दिख रही होगी वो आपको ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इस तरीके से आप उसको फील कर सकते हैं मेरे भाई कि ये लंग्स है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने क्या है, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा जहां पर ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास को कराया है। 2 क्लास में ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और वो 1 साल पुरानी क्लास है, और अभी आने वाले समय में हम एक बार ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की कंप्लीट और भी डिटेल में क्लास को हम करवा देंगे। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चंस हैं आप उनको कीजिएगा, बेहतरीन आपको समझ में आएंगे, क्योंकि यहां पर हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते ही चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कौन सी ऐसी बीमारी है कैन बी फाउंड, पाई जाती है इन द वर्कर्स वर्किंग इन मिल, ठीक। लंग्स से रिलेटेड बीमारी आपको बताना है कि ये उनमें हो जाती है जो वर्कर होते हैं, जो वर्कर होते हैं वर्किंग इन मिल, जो मील में काम करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, वर्कर हैं जो वर्क काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, किसी फैक्ट्री में किसी मील में काम कर रहे हैं। अब आप देखेंगे उससे उनका जीवन यापन होता है, ठीक, रोजी रोटी चलती है। अब आप ऑप्शन में देखिए, इसका आपको आंसर नहीं पता था मान लीजिए एग्जाम में, तो आपके सामने क्या है, एक वर्ड लिखा दिखाई दे रहा है, ऑक्यूपेशनल। क्या दिखाई दे रहा है? ऑक्यूपेशनल दिखाई दे रहा है। इस ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, ठीक, ठीक है। तो उनका काम ही है, क्या है? उनका काम ही है मजदूरी करना, उससे जो है रोजी रोटी अपनी चलनी, ठीक। तो ऐसी, इसको ही आप देखकर ही मेरे भाई बी ऑप्शन टिक कर सकते थे, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि आपको जब कुछ चीजें आ रही हो जिससे आपको मैच करता हुआ दिख रहा हो कुछ, तो आप वहां से ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, और ये आंसर आपका सही है। तो ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर क्या होते हैं अभी आपको बताते हैं। देखो मेरे भाई, आपने कहीं देखा होगा जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, कहाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हो, या फिर आपने कहीं भी देखा हो जहां पर पत्थर लग रहा हो, पत्थर की कटाई हो रही हो, घिसाई हो रही हो, आपने टाइल्स को भी कटते हुए देखा हो, ठीक है। तो मेरे भाई देखा होगा कि क्या होता है, जब पत्थर कट रहा होता है तो उससे क्या होता है, डस्ट निकलती है। वो धूल मिट्टी नहीं है, वो पत्थर की ही डस्ट है, ठीक। तो जब वहां पर बहुत लंबे समय से, ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय, वहां पर काम चल रहा होगा, बहुत ज्यादा पत्थर होंगे, बहुत लोग होंगे, और पत्थर की खूब कटाई और घिसाई हो रही होगी, तो काफी सारी मात्रा में वहां क्या होगी, डस्ट होगी, ठीक है। और जब वहां पर लोग काम कर रहे हैं, जब वहीं पर आप उपस्थित हैं, तो सांस भी लेंगे। जब आप सांस लेंगे और इन्वायरमेंट में क्या है, डस्ट है, वही डस्ट आपके लंग्स में क्या है, धीरे धीरे एल्वोलाई तक पहुंच जाएगी। जब आप लंबे समय तक वहां पर काम करेंगे तो आपकी एल्वोलाई की जो सरफेस है उस पर क्या होगा, डस्ट बैठ जाएगी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपके लंग्स डैमेज हो जाएंगे। यही जो बीमारी है, इससे ही रिलेटेड जो बीमारी होती है, जो ऑक्यूपेशन से आ जाए, आपके काम करने में, जो आप काम कर रहे हो, व्यवसाय हो आपका, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। ये बात हो गई। आइए समझते हैं, लिखते हैं ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। ORD शॉर्ट फॉर्म में यहां पर हमने लिख दिया, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। एक तो होता है सिलिकोसिस,
दूसरा है एस्बेस्टोसिस। ठीक है, ये दो नाम लिख दिए। ये क्या है? ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है मेरे भाई, क्या होता है इनमें, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस में। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपको बताया कि जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टोन की ग्राइंडिंग जहां पर हो रही हो, घिसाई या फिर कटिंग हो रही हो, ठीक, काटा जा रहा हो, तो यहां पर क्या होंगे, काफी सारा जो है स्टोन का डस्ट होगा, और यही डस्ट क्या होगा, आपके लंग्स में पहुंच जाएगा और धीरे धीरे आपकी एल्वोलाई पर क्या होगा, वहां पर जाकर जमा हो जाएगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा मेरे भाई, देखो ये आपकी एल्वोलाई है, ठीक, ये आपकी एल्वोलाई है, और यहां पर क्या होता है, यहां पर एल्वोलाई होती है, और आप जानते हैं कि यहीं पर क्या होती है, ब्लड कैपिलरी होती है। ठीक, और ये ब्लड कैपिलरी से क्या होता है, ऐसे मेरे भाई यहां एल्वोलाई को CO2 दे दी जाती है, और एल्वोलाई में जो O2 होती है ब्लड कैपिलरी में आ जाती है। अब मेरे भाई क्या हो रहा है, यहां पर डस्ट पार्टिकल क्या हो गए, जमा हो गए। ठीक, डस्ट पार्टिकल जमा हो जा रहे हैं, तो क्या होता है, ये लंबे समय से यहां पर क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। ठीक है, क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, O2 और CO2 का अच्छे तरीके से क्या होता है, O2 और CO2 का अच्छे तरीके से डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। ठीक, तो इससे बचने के लिए जो वहां पर वर्कर हैं, इससे बचने के लिए जो वहां पर वर्कर हैं, उनको जो है सजेस्ट किया जाता है मेरे भाई, जो कंपनियां होती है वहां पर देखोगे जो गाइडलाइंस होती हैं, जो आपके यहाँ वर्कर उनके यहाँ काम कर रहे थे, उनको आप मास्क पहनवा कर काम कीजिए। जैसे कभी आपने देखा है कि जो लोग चक्की में काम करते हैं, आटा वाली चक्की में जहां पर पीसा जाता है, आपने देखा होगा कि कितना आटा इतना महीन होता है और वो इन्वायरमेंट में उड़ता रहता है। ठीक, और जो वहां पर काम कर रहा है लंबे समय तक, वो धीरे धीरे उसके किसके लंग्स में चला जाएगा। ठीक, तो ऐसे में क्या है, उनको बचने के लिए वियर पहनना चाहिए, प्रोटेक्टिव मास्क। ठीक, ठीक है, ये बात हो गई अकुपेशनल रिस्पायरेटरी डिजीज डिसऑर्डर, जिसको कहते हैं, इसका ये बी ऑप्शन राइट हो गया मेरे भाई। अब एक देखो डिसऑर्डर लिखा हुआ है, ये भी किससे है, ये भी लंग से रिलेटेड है, इम्फाइसीमा। क्या लिखा हुआ है, इम्फाइसीमा। ठीक, ये इम्फाइसीमा मेरे भाई क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, लंबे समय से अगर बीमारी है। और कैसे ये लंबे समय से बीमारी हो रही है इम्फाइसीमा, आपने अक्षय कुमार का एक ऐड देखा है, हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है। जो कोई व्यक्ति लंबे समय से क्या है, सिगरेट पी रहा होता है, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा होता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसके जो लंग्स के जो एल्वोलाई होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज होने लगते हैं, और उनका जो सरफेस एरिया है एल्वोलाई का, वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। धीरे धीरे ये लंबे समय तक, जब आप सिगरेट 5 साल 10 साल जब पीता रहता है व्यक्ति, तब क्या होता है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, और ये इसको एम्फाइसीमा बोला जाता है। ठीक, इसका मेजर कारण पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आता है, नीट लेवल तक में ये क्वेश्चन आता है कि मेजर कारण क्या है एम्फाइसीमा का, तो सिगरेट है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस लिखा हुआ है, ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है, आइटिस, जिस भी वर्ड के लास्ट में क्या लग जाए, आइटिस, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन, और किसमें सूजन है, ब्रोंकाई में सूजन है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकाइटिस बोल रहे हैं। आगे लिखा हुआ है अस्थमा, अस्थमा मेरे भाई होता है जहां पर भी इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स ड्यू टू द, किसके कारण, एलर्जिंस, जो एलर्जी कॉज कर दें उनके कारण, उसके कारण अगर जो है आपको दिक्कत हो रही है, उस कंडीशन को, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग साथ में क्या लेके चलते हैं, पंप लेके चलते हैं, इनहेलर लेके चलते हैं, अस्थमिक जो लोग पेशेंट होते हैं, कि उनको क्या है, जैसे किसी को धूल से, किसी को भाई मेरे बाहर निकलने से, धूप से, कहीं किसी भी चीज से, XYZ, ठीक है, उसको क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। ठीक है, उसको छींक आने लगी, उसको सांस लेने में दिक्कत हो गई। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे पेशेंट को अस्थमा इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को, और वो लोग साथ में क्या रखते हैं, पंप रखते हैं। ठीक, वो वैसोडाइलेटर होते हैं, और वो क्या करते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं। ठीक, ये कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। लिख देता हूं, ये एक एलर्जिक कंडीशन है। ठीक, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है,
और यहां पर भी मैं लिख देता हूं एम्फाइसीमा में किससे, मेनली काज्ड बाय सिगरेट। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें मेरे भाई मैंने आपको बताया कि जो सरफेस एरिया है किसका, एल्वोलाई का, सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, एम्फाइसीमा में हमने क्या बताया, जो सरफेस एरिया होता है मेरे भाई वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहां से आप सारी बातें समझ गए, क्योंकि अब इसके बेस्ड क्वेश्चन आगे आएंगे और मैंने चारों बीमारी आपको बता दी है। ठीक है, सारा कुछ एक क्वेश्चन से ही आपके 4 क्वेश्चन बन गए। ठीक, निकल गए जो थ्योरी मैंने बताई। और अभी आप देखेंगे एक एक लाइन से ही क्वेश्चन आएगा, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे भाई, तब आप समझ पाएंगे कि एक क्वेश्चन को इस तरीके से डीप में इसलिए पढ़ा जाता है कि ताकि भविष्य में केवल एक लाइन नहीं पढ़ ली कि एम्फाइसीमा आपने पढ़ लिया और एम्फाइसीमा ये समझ गए कि सिगरेट के जो कारण है एम्फाइसीमा हो जाता है, लंबे समय से अगर कोई सिगरेट पीता है तो एम्फाइसीमा होता है। ठीक, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ लिया तो मेरे भाई गलत रास्ते पर हैं आप, क्योंकि एक बार अगर ऐसा यही क्वेश्चन आ गया तो दोबारा ये थोड़ी आएगा, उससे रिलेटेड आपको थोड़ी और भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। और एनसीईआरटी में जो भी है सारी लाइनें मैंने आपको यहां पर करवा दी। आगे चलिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन लिखा हुआ है लंग्स। जो लंग्स होते हैं कंप्राइजेस, मतलब लंग्स में क्या क्या होता है, कह रहे हैं कि नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई या ऑल ऑफ दीज। तो मेरे भाई देखो यहां पर लंग्स की बात करोगे तो ये है ट्रैकिया, ठीक, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, ये ऐसे क्या है T5 पर बाइफरगेट कर जाती है। ठीक है, और ये हमारे क्या होते हैं, ऐसे लंग्स होते हैं। ठीक, और इन्हीं लंग्स में आप देखोगे ये क्या क्या मैंने बनाया है, आगे ऐसे जो है डिवीजन होता जाता है इनका, और लास्ट में देखोगे तो ऐसे अंगूर जैसी संरचनाएं रहती हैं। ठीक, इन अंगूर जैसी संरचना को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं, एल्वोलाई बोला जाता है। ये हमारा क्या था, ये ट्रैकिया था। ठीक है, ट्रैकिया था, उसके बाद ये क्या है, ब्रोंकाई, राइट वाला जो होगी तो राइट ब्रोंकाई। ठीक है, ये है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन उसके बाद में टर्सरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल। ठीक, और फिर क्या होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, वही क्या है लास्ट में एल्वोलाई आ जाते हैं। तो नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वोलाई, यानी मेरे भाई लंग्स इन सभी से मिलकर बना होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एकदम बेसिक है, आप लोग सभी लोग इस चीज को जानते होंगे लंग्स, और हमने 2 बार ये बात बोल दी। ठीक है, आगे चलिएगा मेरे भाई, रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन, की फंक्शन पूछ रहे हैं किसका, कंडक्टिंग जोन का ऑफ आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसका कंडक्टिंग जोन जो होता है उसका क्या पूछ रहे हैं, फंक्शन पूछ रहे हैं। लेकिन आगे लिखा हुआ है मार्क द रॉन्ग एंट्री, मतलब उनके कहने का यह है कि यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से 3 ऑप्शन तो सही है, तीसरा जो है वो गलत है, चौथा जो है वो गलत है। अब आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन गलत है। ठीक है, अब आप मेरे भाई पहले तो यही बताइए कि ये जो कंडक्टिंग जोन है वो क्या होता है। ठीक, 2 जोन होते हैं हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में। ठीक, दो जोन होते हैं, एक तो होता है कंडक्टिंग, नाम से ही पता चल रहा है जो कंडक्ट कर रहा हो और किसको कंडक्ट करेगा, और दूसरा होता है रिस्पायरेटरी या एक्सचेंज। रिस्पायरेटरी या एक्सचेंज साइट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि कंडक्टिंग जोन, कंडक्ट करने वाला। हम लोग रिस्पायरेशन में क्या है, रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है, सांस यानी एयर अंदर जा रही है और एयर बाहर आ रही है। ठीक, तो कंडक्ट का मतलब होता है जो रास्ता प्रदान करता हो एयर को, और आगे लिखा हुआ है रिस्पायरेटरी या एक्सचेंज साइट, जहां पर एक्चुअल में O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा हो, रिस्पायरेटरी साइट जिसको बोलते हैं। तो 2 क्या होते हैं, जोन होते हैं, एक कंडक्टिंग जोन हो गया और एक क्या होगा, एक्सचेंज जोन हो गया। ठीक है, तो कंडक्टिंग का मतलब क्या है, रास्ता प्रदान करने वाला। और रास्ता कौन कौन प्रदान कर रहा है मेरे भाई, कहां तक रास्ता होता है, किसको कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। तो देखो मेरे भाई, शुरू करो स्टार्टिंग से, जो हमने बताया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर इसके बाद में फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर उसके बाद में हमारा ट्रैकिया हो गया। फिर ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो राइट
दूसरे लेफ्ट, प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, यहां तक आप रुक जाएंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर क्या होते हैं, एल्वोलाई होते हैं। ठीक, तो एल्वोलाई को छोड़कर, एल्वोलाई को छोड़कर, एल्वोलाई को छोड़कर इसके ऊपर का जो भी पार्ट होता है, ठीक, जो भी पार्ट होता है वो क्या होता है, कंडक्टिंग जोन होता है। क्या होता है, कंडक्टिंग जोन होता है, यानी एयर को सिर्फ और सिर्फ लाने का काम करता है कि एल्वोलाई तक पहुंच जाए, रास्ता प्रदान करता है। और जो मेरे भाई एल्वोलाई होते हैं, ये एक्चुअल में साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। क्या है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। ठीक है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। तो कंडक्टिंग जोन करता क्या है, अब तो हमने सारे बता दिए कि आपको क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होकर एल्वोलाई से पहले तक जो भी है वो कंडक्टिंग जोन है। अब ये मेरे भाई कंडक्टिंग जोन करता क्या है, देखो क्या है, इन्वायरमेंट में जैसे आपने देखा कि ह्यूमिडिटी नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है। ठीक, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी नमी। तो हमारा ये क्या जोन है, आपने अब नाक में उंगली डाल के तो बहुत निकालते रहते हैं म्यूकस। ठीक है, तो आपने देखा चिपचिपा चिपचिपा ये म्यूकस क्यों आता है। ठीक, क्यों, इसका रीजन क्या है, बहुत सारे कारण है। ठीक, भगवान ने एक एक चीज जो हमारे अंदर बनाई है वो सब कारणों से बनाई है, और उनसे कोई ना कोई उनका फंक्शन होता है। ठीक है, तो क्या करता है, ये ह्यूमिडिफाई कर देता है एयर को, नम नम। ठीक, जैसे अभी आप एयर निकालो बाहर और गदेली हाथ हाथ अपना सामने कीजिए और फूंकिए, अब देखिए कुछ गीला गीला लगने लगा। ठीक है, तो जो आपको नमी लग रही है इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। तो ये क्या करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई कर देता है, पहला काम इसका हो गया। ठीक, दूसरी बात बताइए, जाड़ा है, बाहर क्या है, इन्वायरमेंट ठंडा है, और आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, ठंडा है, और हमारे अंदर का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, एक जैसा रहता है। अब ठंडी एयर डायरेक्ट हमारे लंग्स तक चली जाएगी तो मैकेनिज्म बहुत बड़ी है, उसको मत समझिएगा। तो हमारे अंदर क्या होता है, हमको दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी टेम्परेचर के जैसा आपका बॉडी टेम्परेचर है उसी के अकॉर्डिंग एयर को क्या कर देता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन कर देता है, कंडक्टिंग जोन। ठीक, तो लिखा हुआ है वार्म अप द एयर। ठीक, ये भी काम करता है। अब बताइए कंडक्टिंग जोन आगे क्या करेगा, एक और काम करता है, आपने ये देखा है, ये क्या है, बाल होते हैं नाक के अंदर, भगवान ने क्यों बनाए, मैंने आपको बताया कि भगवान ने एक एक चीज जो बनाई है वो किसी ना किसी कारण के लिए उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है, इस वजह से बनाई है। तो जो नाक के बाल होते हैं वो धूल मिट्टी के कण को रोकते हैं, फिर उसके बाद जो म्यूकस निकलती है वो भी क्या करते हैं, वो क्या होता है, कोई बैक्टीरिया है, कुछ भी है, धूल मिट्टी के कण है, उस म्यूकस में चिपक जाए। ठीक, तो ये क्या करते हैं, क्लीन अप द एयर, एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, साफ करने का काम करते हैं। आगे लिखा हुआ है डिफ्यूजन द गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। मेरे भाई डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस का काम किसका था, एल्वोलाई का था, जहां पर O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा था। ये क्या था, ये साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज थी। ये काम किसका था, ये काम मेरे भाई कंडक्टिंग जोन का नहीं था। तो इसका मेरे भाई सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस जो रिंग होती है वो सपोर्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, पहले तो आप ये बताइए, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस जो रिंग होती है वो सपोर्ट करती हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट छोड़कर, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एंड देन उसके बाद में कह रहे हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ठीक, आइए मेरे भाई, ये पहले तो मेरे भाई ये बताइए, जो इनकम्प्लीट कार्टिलेज की बनी हुई रिंग होती हैं, एक तो इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है कार्टिलेज की बनी हुई रिंग होती है, ये सारा कुछ चक्कर क्या है समझिए। ठीक, ऐसे समझते हैं, देखो जब हम लोग भोजन यानी खाना खाते हैं तो क्या होता है, पहले तो हमारी यह जो माउथ होता है बक्कल कैविटी, उसके बाद में दो पाइप होते हैं, दो रास्ते होते हैं। ठीक, कौन से दो रास्ते होते हैं, आइए जानते हैं, इसमें समझते हैं। दो रास्ते होते हैं, आगे जो एक तो होता है एयर को ले जाने के लिए, ठीक, जिसको बोलते हैं विंड पाइप। ठीक, जिससे क्या होता है, हवा जाती है, एयर जाती है। और दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप, जिससे क्या होता है, खाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ठीक है, एक तो विंड पाइप हवा को ले जाने वाला, एक होता है फूड पाइप। अब बताइए आगे कौन सा होता है, पीछे कौन सा होता है। ठीक है,
गांव की भाषा में आपने सुना होगा टेटुआ दबा देंगे। क्या सुना है? टेटुआ। क्या सुना है? टेटुआ दबा देंगे। ठीक है, तो विंड पाइप को क्या बोलते हैं मेरे भाई? ट्रैकिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। और आपने इसको आप टच करके देखिए अपने, ये क्या है? आप इसको टच करके देखिए, आपको हार्ड हार्ड लग रहा होगा, और जब दबाएंगे सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? ट्रैकिया है। और ये विंड पाइप है, ये क्या होता है? आगे होता है। ठीक, और इसी के पीछे क्या होता है? फूड पाइप होता है। और फूड पाइप इसोफेगस। भोजन को कौन ले जाता है? इसोफेगस ले जाता है। ये हो गया फूड पाइप। समझना। देखो मेरे भाई, यहां पर एक एक लाइन बता रहा हूं आपको। ठीक, ऐसा पेड में कंटेंट भी आपको नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपकी गलती है कि आपने इन चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ा। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट और थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको जीवन में दोबारा मत पढ़ना उसको, और पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस की। अभी आपके यही नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है, ट्रैकिया आगे होता है कि पीछे होता है, ट्रैकिया फूड पाइप है कि विंड पाइप है, इसका मतलब ही है आपको बेसिक से पढ़ने की जरूरत है। और जब आप एक बार बेसिक से चीजों को पढ़ लेंगे तो मेरे भाई उसके बाद केवल और केवल क्वेश्चन ही कीजिएगा। तब मैं खुद इतना समय नहीं लगाऊंगा, अब तक इतनी देर में सारे क्वेश्चन मैं करके चला गया होता। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर चीजों को समझते हुए चलिए, ताकि दोबारा जीवन में आपको पढ़ना ना पड़े, थ्योरी ना पढ़ना पड़े, इतना डिटेल में चीजों को ना पढ़ना पड़े। नई चीजों को आप कॉपी में लिख ले, पुरानी चीजें आप रिकॉल करते रहें, आपके क्वेश्चन हो जाए। तो इस तरीके से आप पढ़ें। तो मैंने क्या बताया, आगे क्या होता है? विंड पाइप होता है। ठीक, पीछे क्या होता है? फूड पाइप, इसोफेगस बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, और आपने देखा है, इसको दबा के देखिए, बहुत ही हार्ड लगता है। और इससे ऊपर ये वाला देखिए दबा के, आपको छल्ला जैसा दिख रहा होगा। फील करके देखिए, छल्ला दिखता है। ठीक, तो आगे वाला ट्रैकिया होता है। अब ऐसे बना के दिखाता हूं आपको, यहां पर देखिएगा, ये क्या है? ये आपका फूड पाइप है, जहां पर इसोफेगस लिख देंगे ओ से। ठीक, और आगे ये क्या है? ट्रैकिया है, इसको टी से लिख देंगे। ठीक है, ये दो पाइप हो गए। अब आप ऐसे देख रहे हैं, और इसको आपको फील करना पड़ेगा 3D में। ठीक है, 3D में फील करना पड़ेगा। और इस ट्रैकिया के चारों ओर, ये मतलब क्या है? ये ट्रैकिया क्या होती है? ऐसे, ये क्या होता है? ये कार्टिलेज का बना हुआ, ये कार्टिलेज के क्या होते हैं? छल्ले होते हैं, सी शेप के। ठीक, कैसे? सी शेप के कार्टिलेज के छल्ले होते हैं, और वो भी होते हैं इनकम्प्लीट। कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। अब सुनो मेरे भाई, अभी देखो मैंने कहां तक बनाया, सिर्फ इतना इधर बनाया और इतना ही तो बनाया, पूरा गोल कर देते। अब बताओ मेरे भाई, एक तो कंगन आते हैं जो पूरे रहते हैं, और एक लड़कों का कड़ा तुमने देखा है? ऐसे देखा है, जिसको फैला के क्या होते हैं? लड़के पहन लेते हैं फिर निकाल लेते हैं। देखा होगा ना, जिसमें स्पेस ऐसे रहता है। ठीक है, ये देखा है आपने? तो यही क्या होता है? सी शेप के कार्टिलेज के छल्ले होते हैं, और इनकम्प्लीट होते हैं। किस साइड होते हैं आप देखिएगा मेरे भाई। देखो, ये वाली जो साइड होती है बैक वाली, इसको क्या बोलते हैं? इसको डॉर्सल साइड बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं आगे का एरिया, इसको वेंट्रल साइड बोलते हैं। जैसे पेशेंट जो है स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, तो उस पर जिस साइड उसकी पीठ है वो क्या है? डॉर्सल साइड है। यहां पर लिखेंगे डॉर्सल। और ये जो थोरेसिक आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये क्या होता है? वेंट्रल साइड होती है। ठीक, कैसी होती है? वेंट्रल साइड होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ही यही पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट किस साइड होते हैं। तो मेरे भाई आप क्या बताएंगे? डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक, और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, आप बताइए अगर क्या होता, ये आगे की ओर खुला होते, तो दादाजी सो रहे हैं, बच्चे मजाक मजाक में क्या करते? अंगुली दबा देते, पाइप बंद हो जाता, सांसें रुक जाती, दादाजी ऊपर चले जाते। तो भगवान ने जो भी चीजें बनाई है आपको बताया है कि इस तरीके से बनाई है, आपको डॉर्सली वेंट्रली जो चीज मैंने बताई आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब ये कहां तक होते हैं? सी शेप के कार्टिलेज के छल्ले ट्रैकिया में भी होते हैं। ट्रैकिया से आप आगे चलेंगे, कहां तक होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकियाई में भी होंगे। फिर क्या होता है? फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होंगे। कहां तक होंगे? इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई को छोड़कर। ठीक है, तो यहां पर आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल जिनको लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इसका सी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा, एक्सेप्ट पूछा है छोड़कर। ठीक, ट्रैकिया में भी सी शेप के छल्ले पाए जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकियाओं में भी पाए जाएंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी मेरे भाई पाए जाएंगे। इसका सी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है नेम द पल्मोनरी डिजीज। पल्मोनरी डिजीज का आपको नाम बताना है।
पल्मोन का मतलब ही मेरे भाई क्या होता है? लंग्स। क्या होता है? लंग्स होता है, ठीक है। डिजीज का नाम बताना है इन विच एवियोलर जो सरफेस एरिया है वो इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज ड्रेस्टिकली ड्यू टू द डैमेज इन द एवियोलर वॉल्स। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एम्फाइसीमा, निमोनिया, अस्थमा और प्लूरेसी, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिनमें जो है एल्वोलाई का सरफेस एरिया क्या हो, इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज ड्रेस्टिकली ड्यू टू द डैमेज इन द एवियोलर वॉल। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई एक ही लाइन अगर आप यहां पर एक वर्ड पकड़ ले, सरफेस एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो मैंने जो क्वेश्चन कराया यहां पर आप देखिएगा, ये क्वेश्चन कराया एम्फाइसीमा। किसके कारण एम्फाइसीमा? लंबे समय तक अगर सिगरेट कोई पी रहा है तो उससे क्या होगा? एम्फाइसीमा हो जाएगा। उसके जो एल्वोलाई होंगे उसका क्या हो जाएंगे? डैमेज होने लगेंगे और उसका सरफेस एरिया एल्वोलाई का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिर्फ सरफेस एरिया डिक्रीज से ही आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे, ठीक है। तो मेरे भाई जो भी यहां पर थ्योरी लिखी हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको कॉपी में नोट करते रहिएगा। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपको पढ़ने की आगे जरूरत नहीं है। निमोनिया लिखा हुआ है, निमोनिया भी समझ लेते हैं कि निमोनिया क्या होता है। मेरे भाई निमोनिया जो है लंग्स में इंफेक्शन हो जाए, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इस कंडीशन में क्या होता है कि फ्लूइड जो है लंग्स में एक्यूमुलेट होने लगता है और ब्रीदिंग यानी सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है पेशेंट को जब निमोनिया हो जाता है। अस्थमा जैसे बताया, अस्थमा मैंने क्या बताया आपको कि ये एक एलर्जिक डिजीज है, यानी एलर्जी से हो जाती है, ठीक है। इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में। उसके बाद लिखा हुआ है प्लूरेसी। प्लूरेसी क्या होता है? हमने इतनी सारी क्लासेस कराई जिसमें आपको बताया कि जो हमारे लंग्स होते हैं मेरे भाई, जो लंग्स होते हैं उन पर आपने देखा होगा, मैंने बताया है कि दो लेयर्स होती हैं, ठीक, और एक प्लूरल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? जो लंग्स पर लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो मेरे भाई मैंने क्या बताया कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसमें क्या हो जाए? इन्फ्लेमेशन हो जाए। क्या है? इन्फ्लेमेशन इन प्लूरल मेम्ब्रेन। इन्फ्लेमेशन इन प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक। ये दो भी आपकी जो है डिसऑर्डर्स रह गए थे, यहां से आप समझ गए कि प्लूरेसी क्या होता है, अस्थमा क्या है, निमोनिया क्या है, सारा कुछ समझ गए। अगला मेरे भाई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मेरे भाई स्टार लगा लो। क्यों स्टार लगा लो? सुनिएगा। एट विच लिखा हुआ है, एट विच थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, डज द ट्रैकिया डिवाइड इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है हमारी, ये जो थोरेसिक वर्टिब्री है, ठीक है, आपको बताना है जो ट्रैकिया होता है डिवाइड कर जाता है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, वो कौन सी वाली थोरेसिक वर्टिब्रा पर जाकर डिवाइड होता है, कहां पर, ठीक। सुनो, देखो ये क्या है? ये हमारा है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? बाइफरगेट कर जाता है। क्या होता है? ऐसे बाइफरगेट कर जाता है, दो पार्ट में हो जाता है। इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक, और इसको क्या बोला जाता है? जो लेफ्ट साइड होता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई हो जाता है, ठीक। तो इसी को क्या कह रहे हैं? यही आपसे पूछ रहे हैं कि मेरे भाई ये क्या था? ये ट्रैकिया था। तो ये हमसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर जो है ट्रैकिया बाइफरगेट कर जाता है, किस वाली थोरेसिक वर्टिब्री पर? तो मेरे भाई T5 पर। कहां पर आप बताओगे? थोरेसिक 5 पर, ठीक। जो पांचवी वर्टिब्री होती है वहां उसी के सामने आप देखोगे ये हमारे क्या होते हैं? ट्रैकिया दो पार्ट में बाइफरगेट कर जाता है। अब देखो मेरे भाई, ट्रैकिया की थोड़ी बात कर लेते हैं कि ट्रैकिया को क्या कहते हैं। एक तो विंड पाइप भी बोला जाता है। क्या कहते हैं? विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक। ट्रैकिया की लंबाई पूछ दी जाए तो आप बता देंगे कि 10 सेंटीमीटर क्या होता है? लॉन्ग होता है, ठीक। क्या बताएंगे? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ए ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आइएगा, पूछा जा रहा है नेम द क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर काज मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग। देखो वही क्वेश्चन फिर से आपसे मेरे भाई पूछा गया। एक तो ये वर्ड दे दिया है क्रोनिक, लंबे समय से, ठीक है। दूसरा बता दिया है कि सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है व्यक्ति। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? एम्फाइसीमा हो जाएगा, ठीक। लंबे समय तक सिगरेट पी रहा है, एम्फाइसीमा हो जाएगा, या फिर बोल दे कि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा,
ठीक है, सारी चीजें आप यहां पर समझ चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब वो ही चीज आपको मेरे भाई बताने चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन को इतनी तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली पहले क्वेश्चन में, अब आप बताइए आपको कहां थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, आपको कहां टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। थ्योरी आप एक बार मेरे भाई समय लगाकर कर लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, देन आप हमें बताइए कि आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। थ्योरी आपने पढ़ी नहीं है, क्वेश्चन पर आप तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, ABCD ऐसे पासा खेलते हैं, ठीक, उससे काम नहीं चलता है। तुक्का कभी बैठता है, हमेशा नहीं, ठीक है। अस्थमा में एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा के बारे में अब पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहे हैं कि ये जो है बैक्टीरियल इंफेक्शन ऑफ द लंग्स है, दूसरा बोल रहे हैं एलर्जिक रिएक्शन। अब बताओ मेरे भाई, एक भी लाइन आपने बस केवल पढ़ ली, मैंने इतना ही बताया कि अस्थमा क्या है, एलर्जिक रिएक्शन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स ड्यू टू द एलर्जी, ड्यू टू द एलर्जेंस, ठीक। यही यहां पर बी ऑप्शन मेरे भाई देखते ही राइट कर दो, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स। देखो बॉडी में क्या होती है, लंग्स में मास्ट सेल बॉडी में होती है, मास्ट सेल को सिक्रीट करती हैं हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ठीक है। और यही क्या होती है, वैसोडायलेटर, वैसोकॉन्ट्रैक्टर का काम करती हैं। इसी से क्या होता है, अस्थमा में हमने आपको बताया कि जब अस्थमा एलर्जी हो जाती है जिसको, तो क्या होता है, जैसे किसी को धूल से एलर्जी है, एकदम से जो है वो गाड़ी गई और उसकी धूल उसको जो है नाक से उसने जैसे ही अंदर ली, तुरंत क्या हुआ, एलर्जिक रिएक्शन हुई और उसके जो है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स ऐसे क्या हो गए, डायलेट, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर गए। जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक, नॉर्मल ये है, और जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे मेरे भाई, सिकुड़ जाएंगे, तो एयर कैसे अंदर जाएगी, और जब एयर अधिक मात्रा में जाएगी नहीं, जितनी मात्रा में जानी चाहिए थी कम मात्रा में जाएगी, तो CO2 बढ़ जाएगी बॉडी में, ठीक है, तो सफोकेशन फील होगा उसको ना, तो ये कंडीशन होती है, ठीक है, अस्थमा में। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बताएंगे मेरे भाई, क्या दिक्कत है कि द लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसीमा। देखो फिर वही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। क्या पूछ रहे हैं कि करेक्टली रिप्रेजेंट करता है किसको, लंग्स की कंडीशन को, अस्थमा की और एम्फाइसीमा की रिस्पेक्टिवली। तो पहले पर जो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ऐसा होता है क्या, इन्फ्लेमेशन हो जाए ब्रोंक्यूल्स का, किसमें, अस्थमा में, ठीक है, हाँ भाई होता है, क्यों नहीं होता है, इन्फ्लेमेशन तो हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं डिक्रीज रिस्पायरेटरी सरफेस, ठीक, क्या पढ़ने की जरूरत है अब आगे मेरे भाई बताओ, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, जो मेरे भाई रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एस्थमा में ही क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंक्यूल्स का। ए ऑप्शन मेरे भाई राइट है, अगला पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। वही क्वेश्चन थ्योरी के घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिजीज। अब वहां पर पूछा था उन्होंने, ठीक, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिजीज के बारे में, अब इन्होंने नाम पूछ दिया है, एंथ्रेसिस, सिलिकोसिस, बोtulism और एम्फाइसीमा। अब देखो मेरे भाई, क्यों कहता हूं बोर्ड की आपके लिए, जो बोर्ड पे मैंने चीज लिख रखी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, सुनना मेरे भाई। देखो इसीलिए टेलीग्राम पर क्लास के बाद में आपको PDF भी अवेलेबल करा दी जाती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। सुनने से ही हमेशा काम नहीं चलेगा, जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए मेरे भाई तो खूब सुनिए, ठीक। अब मैंने देखो किस क्वेश्चन में आपको बताया था, देखो क्या बताया था, जो ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिजीज है या ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस आता है, ठीक, दो कंडीशन आती है, दो बीमारी हमने लिखी थी, सारी बातें। यहां पर इस क्वेश्चन में आप देखोगे मेरे भाई, पूछा गया है आपसे ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कौन सा है, ऑप्शन मेरे भाई बी देख लो, सिलिकोसिस। ऐसे ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप देखेंगे कि यहीं से ही थ्योरी आएगी, इससे बाहर आ ही नहीं सकती। रही बात थ्योरी की, तो आपकी दो जो है लैब की मैं करा चुका हूं, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी। आप जाइएगा यूट्यूब पर, चाहे सर्च कर लीजिएगा हिस्टोपैथोलॉजी बाय मनीष भाई पटेल, कंप्लीट थ्योरी एक बार आप करके आइएगा। साइटोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी कीजिएगा, गारंटी से आपको कहता हूं कि कहीं भी पूरे यूट्यूब में और कहीं भी पूरे पेड जहां पर आपने ले रखा हो, आप उनसे कंटेंट मैच कर लीजिएगा। उन्होंने जितना पेड में नहीं पढ़ाया होगा उतना मैंने आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया, वो भी जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा और जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये बात मैं दावे से आपके लिए कह रहा हूं, आपसे ये बता रहा हूं, ठीक। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने वहां पर फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए काम किया है, तभी आपसे ये बात बोल रहा हूं।
मैच करने की बात यह है क्योंकि वहां पर जब आप लोग देखते हैं पढ़ते हैं तो कई सारे कमेंट आते हैं मेरे भाई, वही मैं आपसे बोल रहा हूं कि ऐसा कंटेंट पेड में भी नहीं है, ऐसा कोई देता भी नहीं है। यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए, आपका जो पॉजिटिव फीडबैक है वही है काम करने के लिए। मेरे पास आप देखेंगे कि लोग जो है ये क्या नाम 500 600 का कोर्स भेज देते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का 500 रुपए का कोर्स, हेमेटोलॉजी का 500 का कोर्स, और आप देखोगे कि 3-3 हजार के 4-4 हजार के आपके लैब टेक्नीशियन के डिटेल थ्योरी के बैच मिलेंगे। ठीक, यहां पर आप कंटेंट पे पहले जाइएगा, एक एक क्लास जो मैं आपको करा रहा हूं आप देखिए उसमें कितनी थ्योरी मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूं। और उसके अलावा थ्योरी की भी एक स्पेशल क्लास आपके लिए मैराथन लेके आता हूं, 2 करवा दिया हूं, 20 क्लासेस मैंने करवाई है। जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ 20 क्लासेस किया होगा, अभी तक इतना पेड में आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कंटेंट आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। देखिए चलते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, आकाश एंड मीरा वर हैविंग द डिनर टुगेदर इन ए होटल। ठीक है, 2 प्रेमी जोड़े हैं, आकाश एंड मीरा वर हैविंग डिनर, साथ साथ वो लोग भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं होटल में। मीरा सडनली स्टार्टेड कफिंग। देखो क्वेश्चन पूछने वाला भी जो है लड़के को नहीं लड़की को कहा है कि मीरा जो है स्टार्टेड कफिंग, खांसी उसको आने लगी है, वाइल सॉलोइंग सम फूड। ठीक, जब वो कुछ निगल रही थी, कुछ फूड का कुछ भोजन को निगल रही थी। ठीक है, दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू द इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ, किसका इम्प्रॉपर मूवमेंट है। देखोगे ये क्वेश्चन बहुत, देखो एक लाइन में अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती मेरी तो आप इसको तुरंत आंसर कर देते। जो बच्चा नहीं थ्योरी पढ़ा है उसको ये लगेगा कि क्या साले ने पूछ दिया है, उस बच्चे को ये लगेगा कि क्या एग्जामिनर ने पूछ दिया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनिए। मैंने आपको बताया कि आगे क्या होता है, विंड पाइप होता है, और पीछे क्या होता है, फूड पाइप होता है। ये विंड पाइप है जिससे क्या हो रही होगी, एयर जा रही होगी। ठीक, ये फूड पाइप है, इससे भोजन जा रहा होगा। ठीक, कह रहे हैं कौन, मीरा खाना खा रही है। तो भगवान ने, मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज बहुत बेहतरीन बना के रखी है आपके लिए। पुराने जमाने में आपने सुना होगा, जो भी बूढ़े लोग होते हैं कह रहे हैं खाना खा रहे हो बेटा बात मत करो, और आप कहते हैं क्यों, बात करते हुए क्या दिक्कत है। हर जगह लॉजिक नहीं चलते हैं, उनको नहीं पता है ये चीज। ठीक, पुराने लोगों को ये चीज नहीं पता है, लेकिन ये चीज उनको बताई जाती आ रही है कि खाना खाते वक्त आपको बात नहीं करनी। ठीक, लॉजिक नहीं पता है लेकिन उनको ये चीज पता है कि अगर आप खाना खाते हुए बात करेंगे तो क्या होता है मेरे भाई, जो ये हमारा विंड पाइप होता है, विंड पाइप, और ये जो आपको दिख रही है ओपनिंग, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक, ग्लॉटिस बोला जाता है। इसी ग्लॉटिस के ऊपर ऐसे एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है, ढक्कन होता है, जिसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, इपीग्लॉटिस। ठीक, क्या बोलते हैं, इपीग्लॉटिस बोलते हैं। अब मेरे भाई जैसे ही मीरा क्या थी, खाना निगलती है, मीरा नहीं कोई भी व्यक्ति खाना निगलता है, तो क्या होता है, ये एपिग्लॉटिस ऐसे इस किसको, फूड पाइप, इस विंड पाइप को क्या कर देता है, ढक लेता है ऐसे, और खाना मेरे भाई क्या होता है, सीधा इसी में चला जाता है। ठीक, अब आप ऐसे समझिएगा, ये 2 पाइप हैं। ठीक, ऐसे देखिए, ये 2 पाइप हैं, खाना आ रहा है। ठीक, खाना आएगा, ऐसे कर लेते हैं, खाना आपने निगला, खाना आया, आगे क्या है, आगे मेरे भाई क्या है, विंड पाइप है, और पीछे क्या है, फूड पाइप है। खाना हो सकता है, जब 2-2 छेद आपको दिख रहे हैं, खाना विंड पाइप में भी जा सकता है। तो भगवान ने उसकी एंट्री को रोकने के लिए क्या किया, एपिग्लॉटिस लगाया। क्या किया, एपिग्लॉटिस बनाया, और जैसे ही आप निगल रहे हैं, आप एक, अभी सोचिएगा, स्लाइवा है आपके मुंह में, आप ऐसे निगलिए, निगल के देखिए। जब आप निगल रहे हैं तो मेरे भाई आप सांस नहीं ले रहे हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा, निगल रहे हैं तो आप सांस नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एपिग्लॉटिस आपके विंड पाइप पर क्या है, ऊपर रख गया, ढक गया है, तो आप सांस तो आप ले नहीं पा रहे हैं। और उसी दौरान आपने क्या किया है, स्लाइवा को निगला है, फूड को निगला है, और फूड आपका फूड पाइप से होते हुए भैया इसोफेगस से होते हुए स्टमक में चला जाएगा। ठीक, तो एपिग्लॉटिस क्या काम करता है, एपिग्लॉटिस फूड की एंट्री को विंड पाइप में जाने से रोकता है। ठीक है, तो यही हुआ, वो बात कर रही थी, उसका एपिग्लॉटिस क्या हुआ, फंक्शन नहीं कर पाया, सही से समझ नहीं पाया, बंद नहीं हो पाया, तो उसी में क्या हो गया, बाई मिस्टेक विंड पाइप में क्या हो गया, फूड आ गया थोड़ा सा, और उसी दौरान उसमें सीलिया होते हैं सारा, उसको खांसी आने लगी, ताकि जो है कंटेंट बाहर निकल जाए। तो इसका डी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक,
आपने ट्रैक्टर में देखा होगा पहले जमाने में, जब ट्रैक्टर आता था उसके ऊपर जो उसका साइलेंसर होता था उसके ऊपर ऐसे चिड़ैया टाइप की लगी रहती थी, और जैसे ही एक्सीलेटर दिया जाता था तो ऐसे क्या होती थी, वो चिड़िया ऊपर उठ जाती थी ढक्कन, और जैसे ही एक्सीलेटर छोड़ते थे वो ढक्कन क्या होता था, बंद हो जाता था, ताकि उसके अंदर धूल मिट्टी ना जाए। सेम वही यहां पर प्रोसीजर फॉलो होता है, और इसका मेरे भाई डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एपिग्लॉटिस। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर द फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन द एल्वोलाई। मोस्ट ऑफ द इसको स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, और आपने देखा होगा कि पैरामेडिकल्स में ऐसे क्वेश्चन भी कोई एलटी लैब टेक्नीशियन में कराता भी नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन आ जाता है, यहां पर मैंने देख लो आपके सामने लिखा हुआ है पैरामेडिकल, यहां पर कोई लैब टेक्नीशियन का एग्जाम मैंने स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है कि किसके लिए है। इसका मतलब है कि अगर आप पैरामेडिकल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये आप सभी के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। आइए देखते हैं कि फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है फॉर्मेशन के लिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब यह है कि जब ऑक्सीजन बाइंड कर रहा हो हीमोग्लोबिन के साथ में, Hb+O2, इसको क्या कह रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह रहे हैं, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन आपसे पूछी गई है कि कब जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है। तो मेरे भाई दो बात आप याद रखिएगा। क्या मेरे भाई याद रखोगे आप, तो एक चीज याद रखिएगा कि PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा हो। क्या बोला मैंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो तब, ठीक। दूसरा आप मेरे भाई ये याद रखेंगे कि जो पीएच हो, क्या हो, जो पीएच हो वो ज्यादा हो, ठीक, पीएच हो वो ज्यादा हो, और यही क्या है फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। अभी सुनिएगा, इन दो बातों से अभी आप सारी चीजें समझ जाएंगे। आपने छोटी क्लास में ये पढ़ा है कि पीएच क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन। क्या पढ़ा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन। मैंने क्या कहा है कि जब पीएच ज्यादा होगा तो कंडीशन कैसी होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। तो पीएच ज्यादा का मतलब क्या है, यहां से समझिएगा, पीएच अगर ज्यादा होगा तो H+ आयन कैसे होंगे, कम होंगे ना, यही तो बात हुई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि पीएच ज्यादा तो H+ कम, H+ ज्यादा तो पीएच कम, ठीक, एक चीज ये हो गई, ठीक है। बात समझ गए यहां से कि H+, पीएच ज्यादा है तो H+ कम होंगे। उसके अलावा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर भी मेरे भाई क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो भी मेरे भाई क्या होगा, कम होना चाहिए। अब आप मैच कर दीजिए, ये सारी क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक, ठीक है। अब देखिए मैच कर लीजिए, ऑप्शन में कहां पर लिखा हुआ है कि PO2 ज्यादा हो, यहां पर लो PCO2 है, यहां पर भी लो PCO2 है, ठीक, ठीक है भाई मेरे मैच कर रहा है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ लिखा हुआ है, यहां पर देखिए क्या है, लो कंसंट्रेशन होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन गलत हो गया। हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है, गलत हो गया। हाई PCO2 लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। मेरे भाई डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाई PO2 और लेसर H+ कंसंट्रेशन, ठीक। क्या बताया, हाई PO2 हाई हुआ और लेसर H+ कंडीशन, ठीक। अगर H+ की कंसंट्रेशन कम है तो क्या है, फेवरेबल कंडीशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, डी ऑप्शन राइट होता है। आगे चलते हैं, देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा, ये वाला पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 CO2, यहां पर बोर्स इफेक्ट होता है, वो आपकी एनसीईआरटी में है, उसको डिटेल वाली क्लास में आप समझ सकते हैं, ठीक। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, अभी आपको आगे 2-4 क्वेश्चंस के बाद में बताते हैं कि प्लेलिस्ट में आप जाएंगे जहां पर हमने ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी करा रखी है और कई सारी चीजें भी कराई, सारा कुछ आपको बताते हैं। 2 क्वेश्चंस और कीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है लंग्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है भाई मेरे लंग्स बने होते हैं एयर फिल्ड सैक, एयर फिल्ड सैक से, हाँ ठीक है। और एयर फिल्ड सैक्स उनको क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक। अंगूर जैसी संरचना होती है, उनमें एयर भरी रहती है, उनको एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक है। दे डोंट कोलैप्स, वो क्या होते हैं, कोलैप्स नहीं करते, आपस में चिपक नहीं जाते हैं, ठीक, चिपकते नहीं है। इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ, देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। यहां इन्होंने ये कहा है कि जैसे ये आपके पास पॉलीथीन है या गुब्बारा है, ठीक, बिल्कुल एक्चुअल समझिए, गुब्बारा है, उसको आपने फुलाया, जब आपने उसको फुलाया उसके बाद उसकी आपने नॉर्मली तरीके से एयर निकाली तो क्या होता है, गुब्बारे में थोड़ी बहुत एयर बच जाती है। आपने क्या किया, बिल्कुल उसको दबा दिया, पिचका दिया, उसकी सारी एयर निकाल दी, तब क्या होता है, गुब्बारा बिल्कुल पिचक जाता है, आपस में चिपक जाता है, ठीक।
आपस में ऐसे क्या होती है, वो गुब्बारे की जो पन्नी होती है वो आपस में चिपक सकती है, ठीक, चिपक जाती है, देखा होगा आपने। लेकिन क्या होता है, लंग्स हमारे ऐसे नहीं होते हैं। लंग्स में जब हम क्या होता है, हम सांस नॉर्मली लेते हैं, नॉर्मली निकालते हैं, लेकिन हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दे, हवा सारी बाहर निकाल दे फोर्सफुली, सारी तो नहीं निकाल पाएंगे, फोर्सफुली जितनी हो सके निकाल दे, ठीक। उसके बाद भी हमारे लंग्स जो है कोलैप्स नहीं करते, ऐसा क्यों होता है, ठीक। आइए अभी मैं आपको बताता हूं। देखो आपने केस सुना होगा, बहुत सारे ऐसे कभी कभी केस आते हैं कि पेपर में आपने सुना होगा कि डॉक्टर की लापरवाही से बच्चा मर गया। कहते हैं, पेरेंट्स उनके कहते हैं जिनका बेबी होता है कि भैया बच्चा तो जो है जिंदा हुआ था, पैदा हुआ था, लेकिन डॉक्टर्स ने लापरवाही की और बच्चा मर गया, ठीक। तो ये अब आप कैसे पता लगाएंगे मेरे भाई कि जो है बच्चा जिंदा था या मरा था, ठीक। तो यहां पर क्या होता है, मैं मेरे भाई आपको बताता हूं, समझिएगा। जब बेबी जैसे ही पहली बार जैसे ही अगर जीवित होगा, जिंदा होगा, बाहर आएगा, तुरंत क्या होगा, सांस लेगा। और जैसे ही इन्वायरमेंट से उसने क्या ली, सांस ली, उसके अंदर तुरंत क्या होगा, एयर चली जाएगी, ठीक। क्या होगा, तुरंत एयर चली जाएगी। और वो एयर एक बार अगर जिंदा था और उसने एक बार सांस ले ली, ठीक है, तो वो जो इसके अंदर एक एयर गई हुई है वो कभी जीवन में बाहर नहीं निकलेगी, उसी को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। सुनना, ठीक। क्या मैंने बताया कि जैसे ही वो जिंदा था, बेबी का जो है बर्थ हुआ, जैसे ही उसने सांस ली, उसके अंदर क्या, जैसे उसने सांस ली उसके अंदर एयर आ गई। और जब उसके अंदर एयर आ गई तो एक ऐसा वॉल्यूम होता है कि वो हमेशा बना रहता है लंग्स के अंदर, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और 1100 से 1200 ml क्या होता है, 1200 ml। एक बार अगर लंग्स में ये एयर आ गई तो ये बाहर नहीं निकलती, ठीक है। अब कैसे पता लगाते हैं आप समझिएगा। क्या होता है, बेबी तो मर गया, फिर उसके क्या होते हैं, लंग्स निकाले जाते हैं, ठीक है। लंग्स क्या होते हैं, निकाले जाते हैं, और उनको क्या है, पानी में डाला जाता है। और अगर उनके अंदर क्या होता है, एयर भरी होगी, तो आप जानते हैं एल्वोलाई है, उसके अंदर पानी भरा हुआ, क्या होंगे, वो तैरने लगेंगे। अगर ऐसा मिल रहा है, उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम मिल रही है, लंग्स उसके तैर रहे हैं, इसका मतलब क्या था कि बेबी जिंदा था और उसने सांस ली थी, ठीक। तो ये होता है। और ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, आरवी जिसको बोलते हैं, ये कभी भी आप जो है इसको बाहर नहीं निकाल सकते, और ये परमानेंट 1100 से 1200 ml एयर आपके लंग्स में बनी रहती है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम हो गया, जिसको आप ये आप एक बार में लेते और बाहर निकालते, 500 ml, इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये वॉल्यूम से रिलेटेड है कि ये उस पूरा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, इसको पूरा समझना पड़ेगा। ये आप जाकर वहां पर समझ सकते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाली क्लास में, ठीक है। ये मैंने यहां पर आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए इसको हमने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको चूज करने हैं फॉर ए एंड बी के लिए। कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट, क्या दिया गया है मेरे भाई, यहां पर समझते हैं। ह्यूमन की बात की गई है, राइट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू ए लोब्स, ठीक है। लेफ्ट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू बी लोब्स। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 3, 2, ए, ये सब, ठीक। क्या कह रहे हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो लंग्स हैं वो लोब्स में डिवाइडेड होने की बात की गई, कि कितने जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें कितने लोब्स होते हैं, ठीक। अभी तक मेरे भाई आप पढ़ते हुए चले आ रहे थे, ठीक। आइए आज पढ़ लेते हैं, और उसके बाद कभी मेरे भाई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और भूलेंगे भी नहीं कि कौन से वाले लंग्स में कितने लोब होते हैं, ठीक। बात को समझना, ठीक। ये हमारे ट्रैकियां हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इन पर अभी ना ध्यान देते हुए हम अभी सिर्फ इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं कि कहां पर कितने लोब्स होते हैं, ठीक है। ये ऐसे होता है, ठीक। आओ देखो, इन डिवीजन से ही आप ये तो समझ गए, 1, 2 और 3, ये क्या है, ये राइट साइड है, तो ये मेरे भाई मेरा क्या हो गया, ये राइट लंग्स हो गया, ठीक। ये लेफ्ट साइड है, इसमें आप देखेंगे 1 और 2, ये क्या है, लेफ्ट लंग हो गया, ठीक। लेफ्ट लंग्स हो गए। तो लेफ्ट लंग्स में आपने देखा कितने लोब निकल के आ रहे हैं, 2, और राइट में कितने आ रहे हैं, 3, ठीक। सुनो, ठीक है, बात समझ गए। आइएगा, अब ये मैंने देखो कि
ये एक मैंने फिशर बनाई खांच और एक ये बनाई, यहां पर एक बनाई, इनको भी नाम देते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसको मेरे मेरे भाई बोला जाता है ऑब्लिक फिशर। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक फिशर बोलते हैं। और क्वेश्चन आता है कि कौन से जो फिशर है वो दोनों में होती हैं, तो ऑब्लिक फिशर मेरे भाई ये भी है और ये भी है। ठीक, ये आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल फिशर। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक, यहां से ये तो समझ गए कि राइट वाले में भाई मेरे 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट वाले में कितने होते हैं? लेफ्ट वाले में 2 लोब्स होते हैं। और ऑब्लिक फिशर और हॉरिजॉन्टल फिशर भी आप समझ गए। अब देखो, एक और भी छोटी चीज है, ये सबसे ऊपर है तो इसको क्या बोल देंगे? सुपीरियर लोब। ठीक, सुपीरियर लोब हो गया। ये क्या है? इंफीरियर हो गया। ठीक, और ये बीच में है तो ये मिडिल लोब हो गया। क्या बताना, बताओ मेरे भाई? ऐसे ये भी सुपीरियर लोब हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया? ये इंफीरियर लोब हो गया। ठीक, क्या हो गया? इंफीरियर लोब हो गया। तो आप मेरे भाई ऐसे याद रखोगे 32। क्या याद रखोगे? 32 याद रखना। 3 और 2, 32 याद रखना कि राइट वाले में 3 होते हैं, लेफ्ट वाले में 2 लोब होते हैं। 32 से आप याद रखना। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। और जो यहां पर ऑब्लिक फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर, और ये हमने सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर सारा कुछ बताया ना, ये आपका एनसीईआरटी तो छोड़ो, आप जो पुराने जमाने में 12th की किताब आती थी वहां पर भी ये चीजें आपको मिलेंगी। मतलब अगर थ्योरी की बात आ जाएगी, छोड़ेंगे हम आपकी एक लाइन नहीं, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे जो आपके एग्जाम में ना आए। ठीक है, तो यहां से ये बात समझ गया कि 32 से याद रखेंगे। राइट में कितने होते हैं? 3, और लेफ्ट में कितने होते हैं? 2। ऑप्शन देख लीजिए, इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर, आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है फ्लोटिंग रिब्स ऑफ द थोरेसिक केज आर। ठीक है मेरे भाई, फ्लोटिंग रिब्स पूछी है। देखो मेरे भाई, जो ये हमारा थोरेसिक चैम्बर होता है, ठीक, और आप जानते हैं कि लंग्स रखे होते हैं, यहां पर हार्ट रखा होता है। ठीक है, और रिब्स कितनी होती है हमारे अंदर? पसलियां, रिब्स होती हैं 24। और बात करोगे तो पेयर में बात करोगे तो कितनी होती है? 12 पेयर्स, 12 पेयर्स होती हैं। ठीक, ठीक है। अब इनको डिवाइड करते हैं किसमें किसमें, सुनना। 7, 3 और 2, 732 एक निमोनिक्स से याद रखना। ठीक, जो 7 होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स बोलते हैं। जो 7 पेयर रिब्स होती हैं, पेयर लिख देता हूं। ठीक, ये क्या होती है? ट्रू रिब्स होती हैं। ये जो उसके बाद की 3 पेयर होती हैं वो क्या होती है? फॉल्स रिब्स होती हैं। ठीक, और जो 2 होती हैं ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। क्या होती हैं? फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, तैरती हैं, ये कहीं भी जुड़ी नहीं होती हैं। 2 पेयर, कितनी? 2 पेयर की बात की यहां पर। ठीक, 732 से आप याद रखेंगे। ठीक है, अब सुनो, पूछा जा रहा है थोरेसिक केज, फ्लोटिंग रिब्स ऑफ द थोरेसिक केज, फर्स्ट टू 7 पेयर। फर्स्ट टू 7 पेयर तो ट्रू रिब्स हैं। 8 टू 9th और 9 मतलब 8th 9th और 10th पेयर की जो है वो तो फॉल्स रिब्स हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर बचता है 11th एंड 12th पेयर। ठीक, ये पेयर की तो बात की हमने, पेयर लिख दिया है वहां पर। लास्ट के जो 2 पेयर हैं यानी 11 और 12। ठीक, तो इसका मेरे भाई क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्लोटिंग रिब्स। अब अगर समझना चाहो मेरे भाई तो मैं आपको बस थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि देखो, जो हमारी रिब्स होती हैं, ठीक, पसलियां जिनको कहते हो, ठीक, आगे क्या होती है? आगे ऐसे स्टर्नम होती है, टाई जैसी बोन। ठीक, टाई जैसी बोन होती है, इसमें क्या होती है? कनेक्टेड रहती है। और पीछे आप देखोगे तो वर्टिब्रल कॉलम होती है, उससे कनेक्टेड रहती है। ठीक है, पीछे आप देखोगे तो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ऐसा होता है, ट्रू रिब्स उन्हीं को बोलते हैं जो आगे स्टर्नम से कनेक्टेड हो और पीछे किससे हो? वर्टिब्रल कॉलम से हो। 7 तो ऐसी होती हैं, उसके बाद वाली आप 3 देखोगे, 8, 9 और 10 क्या होता है? वो ऐसे ही डायरेक्ट किससे? जो 7 वाली होती है, जो 7 वाली होती है उससे 8 ऐसे ही कनेक्ट रहती है, 9 भी ऐसे रहती है और 10 भी ऐसे रहती है। फिर उसके बाद आप देखोगे 11वां और 12वें पेयर की रिब्स क्या होती है? आगे किसी में कनेक्टेड रहती हैं और ये फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती हैं। आप यहां पर ऐसे हाथ लगाकर भी देख सकते हैं। ठीक,
हाथ लगाकर भी देख सकते हैं। तो ये 11 और 12 वाली पीछे तो कनेक्टेड रहती हैं वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन आगे क्या होती है, आगे नहीं कनेक्टेड रहती हैं किसी से भी, तैरती रहती हैं ऐसे हवा में, ठीक, इन्हीं को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक, तो 11 और 12 डी ऑप्शन क्या हो गया मेरे भाई, राइट हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस यहां तक 17 थे, खत्म हो चुके हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 15 क्वेश्चन कर पाए कि नहीं। देखो मेरे भाई, मैंने डाइजेशन में पूछा था कि आपसे 20 क्वेश्चन करवाए थे, मैंने ये आपसे कहा था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। एक भी बच्चे ने कमेंट करके नहीं बताया कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, और रीजन उसका पता क्या है, 2000 से भी अधिक लोग उसको देख चुके हैं। रीजन उसका यही है कि किसी भी बच्चे ने, हमको लगता है, 10 से अधिक क्वेश्चन कर नहीं पाए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन मैंने करवाए थे। आप इससे समझ सकते हैं कि मेरे भाई आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, और आपको थ्योरी पर मेहनत करने की जरूरत है। आप केवल क्विज करते जाएं, आपका कुछ नहीं होगा। क्विज करते करते कितना आप डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। आज माइक्रोबायोलॉजी का एक क्वेश्चन किया, अभी हिस्टो का किया, फिर माइक्रो का किया, ऐसे 14 जगह अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप एक एक लैब की थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद में क्वेश्चन पर जाएं, यही एक बेहतर तरीका होता है अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। तो मेरे भाई, यूट्यूब चैनल है ये मनीष भाई पटेल, जिस पर आप जुड़े हुए हैं, यहां पर आप क्लासेस कर रहे हैं। ठीक, आप देखेंगे इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाएंगे, जहां पर आपको नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों पोर्शन मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन के यहाँ पर 7 क्लासेस हो चुकी, मतलब 7 पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज है, अगर किसी को बहुत ही एमसीक्यू से ही बहुत प्यार है, वो एमसीक्यू ही करना चाहता है, तो मेरे भाई टॉपिक वाइज एमसीक्यू करे। और यहां पर आप देखोगे ब्लड बैंक, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, उसके अलावा आपका हिमेटोलॉजी, इनकी हमने 4-4 से 5-5 क्लासेस ली हुई है एमसीक्यू की। यहां पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, यहां पर से आप क्लासेस कीजिएगा। और मेरे भाई, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, तो अपने यार दोस्त में इसको शेयर कीजिएगा, बताइएगा। आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर डेली अपडेट्स हम आपको स्टोरी के फॉर्मेट में, रील के फॉर्मेट में, और भी डेली लाइफ से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपसे कहूंगा कि टेलीग्राम, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी थ्योरी की क्लास हो या चाहे वह एमसीक्यू क्लास हो, आपको ये पीडीएफ आपको क्लास के लास्ट में टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए आपको मिलती रहेंगी पीडीएफ, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। बशर्ते आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप क्लासेस को बेहतरीन तरीके से, पूरी क्लास को आप ध्यान से कीजिएगा। क्लासेस को आप रेगुलरली कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर करेंगे। अगर मेरे भाई आप छोड़ रहे हैं आज की क्लास, तो कल भी आपकी छूट जाएगी, परसों भी छूट जाएगी। कल पर मत डालते हुए डेली आप क्लास शाम को 9 बजे कीजिएगा। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, मनीष भाई पटेल पर। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग क्लास करते रहिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। क्लासेस समझ में आ रही हैं, आपको मजा आ रहा है, तो अपने यार भाई बहन दोस्त जो भी डीएमएलटी के अभी प्रिपरेशन, मतलब डिप्लोमा कर रहा हो, या सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, या फिर कर चुका हो, कहीं प्रैक्टिस भी कर रहा हो, तो गवर्नमेंट एग्जाम बहुत सारे आने वाले हैं इस साल। नौकरी का साल है, आप लोग नौकरी ले सकते हैं, चाहे वो आप हरियाणा सीईटी हो, उसके बाद भी उसमें हरियाणा में भी वैकेंसी आएगी लैब टेक्नीशियन की। पीईटी आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भी मेरे भाई भर दे। लैब टेक्नीशियन की यूपी में भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, एनएचएम के भी थ्रू आएंगी। तो मेरे भाई, हलवा पेपर नहीं आएगा जो आप निकाल लेंगे। आप देखेंगे कि विगत 4 सालों में कितना लैब टेक्नीशियन बच्चा जो है डिप्लोमा कर चुका है। और अगर आप केवल और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सोचते हैं, तो आप रेस से बाहर हैं, कुछ नहीं आप कर पाएंगे। आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से ही तैयारी करनी पड़ेगी। पे ग्रेड भी लैब टेक्नीशियन का बढ़ने वाला है। तो मेरे भाई, एक और मोटिवेशन आपके सामने है कि आप अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिएगा और तैयारी बेहतरीन तरीके से करिएगा। मेरे भाई, एक और आपसे रिक्वेस्ट कही करते हैं कि आप इन क्लासेस को और लोगों तक शेयर कीजिएगा, हमारा भी मोटिवेशन बना रहा है और आप भी इस तरीके से तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।